YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि जस्टिस AM खानविलकर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, जो कि 29 जुलाई 2022 में पदमुक्त हुए, वे अब नए देश के लोकपाल होंगे। और ये बहुत ही मतलब सीक्वेंस देखें आप, मतलब जिसे कहें कि ग्रांड नरेटिव जो डेवलपमेंट है। आज करप्शन के आइकॉन माने जाने वाले PV नरसिम्हा राव, उनको भारत रत्न, और जस्टिस खानविलकर को नया लोकपाल। जस्टिस खानविलकर की खूबी है कि उन्होंने अनेक काम किए हैं, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया जिसकी वजह से उन्हें ये इनाम मिला है वो ये कि ये जो PMLA जो कानून में जो संशोधन किया गया, जिसमें कि ED को अबाध अधिकार दे दिए गए, गिरफ्तारी का, सम्मन का, जब्ती का, इकबालिया बयान का इस्तेमाल करने का, उस संशोधन को जस्टिस खानविलकर ने बरकरार रखा। और जस्टिस खानविलकर का जो सबसे इससे भी बड़ा जो फैसला था, जिसने कि उनको चहेता बना दिया सत्ता का, वो ये था कि जो 2002 के गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर जो सवाल याचिका दायर करके तीस्ता सीतलवाड़ ने उठाए थे, तो तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका को उन्होंने खारिज ही नहीं किया, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने सबसे भयानक काम यह किया कि उन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ के द्वारा दायर याचिका और उस पर मंशा और उसमें जो प्रमाण दिए गए उन पर ही सवाल उठा दिया, और इसका परिणाम ये निकला कि तत्काल ही तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी हो गई। और तीसरा जो बड़ा काम किया उन्होंने, जिससे कि मोदी बहुत खुश हैं, हिंदुस्तान के सभी पर्यावरणविदों ने सेंट्रल विस्टा और नए संसद भवन के निर्माण को लेकर जो सवाल करते हुए याचिका दायर की थी, सभी सवालों की अनदेखी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और नए संसद भवन के निर्माण की अनुमति दे दी। तो 3 बड़ी उपलब्धियों के साथ जस्टिस खानविलकर देश के लोकपाल बनाए गए। हम तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते किसी को, लेकिन एक चीज हम कहना चाहते हैं। मैं अब इंतजार कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अन्ना हजारे को कब भारत रत्न देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो सत्ता में आए उसकी जमीन तैयार की, उसका रेटोरिक तैयार किया, उसका ग्रांड नैरेटिव तैयार किया अन्ना हजारे के आंदोलन ने। नरेंद्र मोदी जो भाषा बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो आचरण कर रहे हैं, उस आचरण की पूरी संस्कृति विकसित की अन्ना हजारे के आंदोलन ने। और जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो मैंने ये बात फेसबुक पर बहुत ही एग्रेसिवली लिखी थी कि ये आंदोलन एक तरह से करप्शन के खिलाफ लड़ाई का, कारपोरेट करप्शन के खिलाफ लड़ाई का एक तरह से अंत है। देश एक तरह से अंध भक्तों की तरह दौड़ रहा था अन्ना 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 करते हुए, वैसे ही जैसे देश अब दौड़ रहा है मोदी 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 करते हुए। ये जो अंधी भीड़ की कल्चर, इसकी नींव रखी अन्ना हजारे ने, और उसका एक बड़ा परिणाम था कि कारपोरेट घरानों के खिलाफ लड़ाई एक तरह से खत्म हो गई। सब लोग जानते हैं, आप लोग, नरेंद्र मोदी किस पृष्ठभूमि में आए, उसकी पृष्ठभूमि तैयार की अन्ना हजारे ने और उनके आंदोलन ने। अन्ना हजारे की आवाज
सुनी है जिन लोगों ने, वो इंटरनेट पर अभी भी उनके उस जमाने के तमाम वीडियो अवेलेबल हैं, वो देखें। अन्ना हजारे एक तरह से ग्रांड रिहर्सल था, नरेंद्र मोदी भविष्य में क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, आरएसएस क्या करेगा, क्या बोलेगा। अन्ना हजारे सैनिक की भाषा में, हायरार्की की भाषा में बोलते थे। नरेंद्र मोदी हायरार्की की भाषा में बोलते हैं। अन्ना हजारे गांधी की भाषा में नहीं बोलते थे। अन्ना हजारे के अंदर विनय और विनम्रता नहीं थी। यह संयोग की बात है कि जो चीज अन्ना में नहीं थी वो चीज मोदी में भी नहीं है। अन्ना हजारे के सामने और अन्ना हजारे के पीछे आंदोलन, ब्रैकेट आंदोलनकारियों की एक फौज थी। और अभी मोदी के पीछे आंदोलनकारियों की एक फौज है। अन्ना हजारे ने जिस तरह के भाषण दिए, उस भाषण का एक ही लक्ष्य था और मकसद था और अर्थ था। क्या वो आने वाले समय में भाषण निरर्थक होंगे, रेटोरिक निरर्थक होगा? या हम ये कह सकते हैं कि अन्ना हजारे पहला व्यक्ति था जिसने कि इसकी आधारशिला रखी कि अब रेटोरिक का अंत हो चुका है। इसलिए अब नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं उसकी अब कोई परीक्षा नहीं करता कि वो सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं। बोल रहे हैं। अन्ना हजारे जो बोल रहे हैं। आप याद कीजिए उस जमाने को। अन्ना हजारे के समर्थन में जो लोग काम कर रहे थे वे अन्ना के खिलाफ में या उनके आंदोलन के खिलाफ में बोलने वालों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते थे। और यह चीज, यह कल्चर जो विकसित हुई उसे आत्मसात किया नरेंद्र मोदी की पूरी मीडिया टीम ने कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोले वो हमारा एनिमी है। अन्ना हजारे के आंदोलनकारियों का जो उनके खिलाफ बोलते थे उनके प्रति एकदम असहिष्णु और शत्रुतापूर्ण रवैया था। और कई बार यह भी देखा गया कि वे गाली गलौज की भाषा देते थे। यह वह एक ग्राउंड बनी जिसमें के बीजेपी का मीडिया सेल विकसित हुआ और खड़ा हुआ। जो लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी अचानक लोकसभा के इलेक्शन में आए, उतरे 2004 में, 14 में और जीत गए और सत्ता में आ गए, वो गलतफहमी के शिकार है। असल में अन्ना हजारे की टीम ने जो होमवर्क किया और ग्राउंड वर्क किया, उसने नरेंद्र मोदी के लिए लाल कारपेट बिछा के स्वागत की तैयारियां की। अन्ना हजारे ने एक और काम किया था बड़ा अच्छा, जिसकी उससे बड़ी चर्चा हो रही थी। वो ये कि अन्ना हजारे के पास में अनुयायियों की बहुत बड़ी भीड़ थी। पता नहीं वो कहां है वो अनुयायी, आई डोंट नो। हर पार्टी का नेता विपक्ष का अन्ना हजारे को समर्थन करने के लिए दौड़ रहा था। कोई पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती थी, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो राइट हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो। अन्ना हजारे का जो उस समय नेटवर्क दिखाई दे रहा था वो ग्लोबल नेटवर्क था, नेशनल नेटवर्क था और बहुत ही शानदार नेटवर्क था जिसके जरिए अन्ना हजारे अपने आंदोलन का कैंपेन कर रहे थे। अन्ना हजारे ने कोई भी क्रांतिकारी या परिवर्तनकामी दृष्टिकोण नहीं दिया था कि वे ये करेंगे, लेकिन नेटवर्क था, विशाल नेटवर्क था, उससे सब लोग प्रभावित थे और संचालित थे। और वे लोग एक ही काम कर रहे थे कि वे
डिजिटल का बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे थे और डिजिटल के जरिए, वो इंटरनेट के जरिए, ट्विटर के जरिए हैवी कैंपेन कर रहे थे। कौन नहीं जानता उस जमाने के जो अन्ना हजारे के साथ के जो लोग थे, वे आज कहां हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों को डिसइल्यूजनमेंट हुआ अन्ना हजारे से, कुछ लोग दूसरी दिशा में भी गए, लेकिन अन्ना हजारे ने एक बड़ा काम यह किया कि उसने साइबर भीड़ को जन्म दिया। पहले साइबर भीड़ नहीं थी, साइबर कंज्यूमर थे, साइबर यूजर थे। लेकिन अन्ना आंदोलन का जो, अगर मुझसे पूछो, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि उसने साइबर भीड़ को निर्मित किया। और यह साइबर भीड़ वह है जो कि नागरिकों के अधिकार जिसने एकदम गायब कर दिए, जिसके अंदर कोई नागरिक चेतना नहीं है। यही वह साइबर भीड़ है जो कि नरेंद्र मोदी की बैकबोन है। इंटरनेट के विभिन्न, सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर इस साइबर भीड़ को आप एक्टिव देख सकते हैं। विभिन्न किस्म के व्हाट्सएप, हजारों व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे एक्टिव देख सकते हैं। इस साइबर भीड़ का उस समय अन्ना साझा एजेंडा था, अभी मोदी साझा एजेंडा है। यानी ये जो ग्राउंड वर्क अन्ना ने तैयार किया, जिसको पर के बाद में रिप्लेस किया नरेंद्र मोदी ने, उसने एक बड़ा काम किया। दूसरा वो ये कि अब विभिन्न राजनीतिक दलों की, विभिन्न ट्रेड यूनियनों की, विभिन्न सामुदायिक समूहों की, उनकी लड़ाइयों की कोई अब बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। अन्ना आइकॉन थे। अन्ना के आंदोलन का एक और मैसेज था जो कि बहुत बड़ा मैसेज था, मैंने तब भी लिखा था, आज मैं उसे याद दिलाना चाहता हूं। मैंने एक किताब लिखी थी उस जमाने में, ये छपी थी, अन्ना हजारे, मीडिया, भ्रष्टाचार और डिजिटल कैपिटलिज्म। मैंने जो एग्रेसिवली इंटरनेट पर, फेसबुक पर जो मैंने आर्टिकल्स वगैरह लिखे, उनमें से कुछ सेलेक्ट करके मैंने इस किताब में शामिल किए। तो अन्ना हजारे ने जो साइबर भीड़ तैयार की, अब वो भीड़ का नायक कौन है? अन्ना नहीं है, और उस भीड़ का नायक है नरेंद्र मोदी। हमने तब भी लिखा था, आज भी हम कह रहे हैं इस बात को, साइबर भीड़ के आने का और साइबर कम्युनिकेशन के चैनलों के एग्रेसिवली एक्टिव होने का, और उसमें भी अन्ना समर्थकों के एक्टिव होने का, जिनको, जो कि कालांतर में रूपांतरित हुए बीजेपी के मीडिया सेल में, आरएसएस के मीडिया सेल में, उनकी गतिविधियों से लोकतंत्र को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। और कारपोरेट हाउसेस के खिलाफ में जो लड़ाई पहले दिखाई देती थी, वो गायब हो गई। अन्ना के आंदोलन की एक और बात थी जो कि मोदी में भी है, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि मोदी ने अन्ना से बहुत सारी चीजें सीखी, जो अन्ना ने विकसित की, मीडिया के जरिए लोगों की हैबिट में उतार दी, लोगों के संस्कार में उतार दी, वह चीज नरेंद्र मोदी ने एडॉप्ट की। अन्ना की खूबी यह थी कि वे जीत के पक्के थे, वो हर चीज जीत के साथ करते थे, और उनका मोटो था, मैं सही और सब गलत। ये दोनों चीजें, राजनीति में जिद्दी भाव और मैं सही और सब गलत, ये दोनों चीजें अन्ना हजारे के आंदोलन से और अन्ना से नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे एडॉप्ट की। और इसका एक ही परिणाम था जो अन्ना हजारे के लिए भी है, और इसके, मैं सही और सब गलत, इसका मतलब यह है कि मेरी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी लोकतंत्र के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है,
मेरी लोकतंत्र में कोई जवाबदेही नहीं है। दिलचस्प है ये। करप्शन पर बात कर रहे हैं, अन्ना भी बात कर रहे थे, लेकिन वह जवाबदेही नहीं है उनकी। नरेंद्र मोदी भी करप्शन पर बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी जवाबदेही नहीं है लोकतंत्र में। तो अन्ना ने जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क निर्मित किया था, जिस पर कि सवार होकर नरेंद्र मोदी अवतरित हुए, मैं सही और सब गलत, और मेरी ये जिद है, ये दो जो फ्रेज थे जिनका कि अन्ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे हठी राजनीतिक व्यक्ति की तरह, उसमें लोकतांत्रिक जवाबदेही का कोई स्थान नहीं था। और ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था डेमोक्रेसी के लिहाज से। एक अन्य चीज थी जो कि अन्ना ने विकसित की और नरेंद्र मोदी ने उसका जम के इस्तेमाल किया और विकास किया। अन्ना की खूबी यह थी कि मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के बाहर ऑपरेट करूंगा, मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के बाहर रमण करूंगा। नरेंद्र मोदी के अंदर यह चीज है कि मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाहर रमण करूंगा। एक अन्य चीज जो कि अन्ना ने विकसित की, जो कि बहुत ही चिंता की चीज है, और आखिरी बात फिलहाल के संदर्भ में, वो ये कि अन्ना ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के काल्पनिक संसार, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, वो निर्मित किया। ठीक ये जो काल्पनिक जो लोकतांत्रिक संसार है, इसे कैश किया है नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे कैंपेन के जरिए। नरेंद्र मोदी के 10 साल पूरे हो रहे हैं, हिसाब लिया जाना चाहिए। तो वह जो लोकतांत्रिक दुनिया का जो काल्पनिक संसार विकसित किया, उसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई कीमत नहीं, जगह नहीं, मूल्य नहीं, मूल्यांकन नहीं, प्रोसेस नहीं, स्वीकार्य नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाएं तो भेड़ बकरी की तरह है, इन्हें हम जिधर चाहेंगे उधर हाँक ले जाएंगे। अन्ना ने भी यही किया था। लोकतांत्रिक संस्थाओं को अन्ना हाँक रहे थे, अभी संसद में आके हाँक रहे हैं। अगर मुझसे पूछें कि जो अन्ना का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, वो है एंटी करप्शन मूवमेंट नहीं, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है नरेंद्र मोदी। अन्ना ने एक आदत पैदा की, लोग अन्ना के भक्त थे, ऑब्सेशन था अन्ना को लेकर लोगों में उस समय। अब अन्ना चले गए, लेकिन ऑब्सेशन की बीमारी छोड़ गए। अब लोगों में अन्ना की बजाय मोदी को लेकर ऑब्सेशन है। मोदी ने वे सारे जो तरीके थे, मुहावरे थे, भाषा थी, आदतें थी अन्ना के आंदोलन की और अन्ना की, वे सारी की सारी एडॉप्ट की। और ये जो मुहावरे, भाषा, कॉन्सेप्ट, आदत, संस्कार एडॉप्ट करके जो एक नई पॉलिटिकल कल्चर विकसित की, वो पॉलिटिकल कल्चर का लक्ष्य ये था कि कॉर्पोरेट करप्शन के खिलाफ हमारे पास में कोई आरोप नहीं है। कॉर्पोरेट हाउसेस एकदम दोष मुक्त, करप्शन मुक्त होते हैं। और यही वह जगह है जहां से आपको नरेंद्र मोदी में और अन्ना में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। क्योंकि अन्ना ने जो लोकपाल बिल की जो बहस चलाई थी, उसमें कॉर्पोरेट करप्शन के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। कॉर्पोरेट घरानों के जरिए जो करप्शन होता है, उसकी अपील, दलील, शिकायत कहां करें, उनके लोकपाल में इसकी व्यवस्था नहीं थी। जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि करप्शन पे बहस हो रही है, फिर संसद बहस कर रही है, फिर 10 साल बहस नहीं की उसने, आज बहस की। सवाल यह है कि जनता को भीड़ में तब्दील करके
क्या करप्शन पर जागरूकता पैदा की जा सकती है? करप्शन के खिलाफ में जागरूकता तभी पैदा की जा सकती है जबकि लोगों को नागरिक अधिकार और नागरिक चेतना से युक्त किया जाए, लैस किया जाए। मीडिया में नागरिक अधिकारों की खबरों की अबाध प्रस्तुति हो, कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। सचमुच में अगर करप्शन के खिलाफ लड़ना है और चैंपियन है, जैसा कि नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि वो चैंपियन है, तो हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, प्रत्येक मंत्रालय के कामकाज को लेकर सवाल करने और जो करप्शन के घोटाले सामने आए उन पर वो जांच बैठा दें। सीएजी की 12 मंत्रालयों की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, पार्लियामेंट में रखी जा चुकी हैं, जिनमें कि यह पता चला है कि विभिन्न मंत्रालयों में किस रूप में करप्शन हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहीं पर भी किसी पर भी जांच नहीं बिठाई है। इसलिए अन्ना भी निर्दोष चले गए करप्शन के खिलाफ लड़ते लड़ते, उन्माद पैदा करके। नरेंद्र मोदी भी करप्शन के बारे में बोलते बोलते निर्दोष जाने की तैयारी कर रहे हैं। दावा क्या है? इस बार 400 के पार, हम ये कहेंगे इस बार गंगा के पार। फिलहाल इतना ही।